हेलो भाई, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो फाइनली साइंस के सुपर प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा सेट आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। देखो, एक चीज पहले मैं बता देता हूं, बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस इस सीरीज में मैं आपको करा रहा हूं। एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, वरना एग्जाम में पछताना पड़ेगा। अभी आज जो है फाइनल मेरिट आया हुआ है, फाइनल जो आपका कट ऑफ लगा हुआ है, फाइनल मेरिट एक 2024 बैच का। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आपका भी दिमाग सटक गया होगा। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ाई कर लीजिए, क्योंकि देखो कट ऑफ बहुत हाई लग रहा है। मेहनत नहीं करोगे तो भाऊ सिलेक्शन ले पाना बिल्कुल मुश्किल है। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा मत इस क्लास का। और पहला जो क्लास था उस पर काफी अच्छा आप सभी का रिस्पांस रहा, तो फटाफट इस क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर करिएगा। शेयर तो जरूर करिएगा, और एक लाइक आपका जो अगर मिल जाता है तो क्लास पे थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगला क्लास और बेहतर आपके लिए ला सकूं। देखो 10 बाई 10 आपको साइंस में सेक्शन 1 में दिलाऊंगा। एक एक क्वेश्चन रट्टा मार लो, कुछ भी यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। इसमें सारे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। चलिए आज ही शुरुआत करते हैं अपने क्लास की, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले बाबू महापीडीएफ 3.0 अगर सेक्शन 1 क्लियर करना है, जीडी वालों ध्यान से सुन लो, अगर सेक्शन 1 क्लियर करना है तो महापीडीएफ 3.0 अभी लेकर के पढ़ो। पब्लिकेशंस की बुक के पीछे मत भागो, कुछ भी अपडेटेड नहीं होता। 2 साल 3 साल पुराने कंटेंट उठा के देते हैं। यहाँ पे आपको हर 6 महीने बाद ये बुक आपको अपडेट करके मिलती है। तो ये महापीडीएफ 3.0 जरूर लेकर के पढ़िए, सेक्शन 1 क्लियर करना है तो। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के जो आपके 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के बेस्ट प्रैक्टिस सेट्स और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में अवेलेबल है। ये समझ लीजिए कि ये पीडीएफ बुक आपके परीक्षा का पूरा रामबाण है। 200 प्राइस है, लेकिन आपको 200 का पेमेंट नहीं करना है, मात्र 100 रुपए का पेमेंट करना है। कैसे लेना है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, आपको पेमेंट मेथड बता दिया जाएगा। बस आप पेमेंट करिए, तुरंत आपको ये पीडीएफ बुक मिल जाएगी। लेकर के अपनी तैयारी शुरू करिए। देखिए, आपके एग्जाम में समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। आपका एग्जाम कभी भी शुरू हो सकता है। 1 अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, 5 अप्रैल से भी शुरू हो सकता है, 15 अप्रैल से भी शुरू हो सकता है। क्योंकि 19 अप्रैल से जो है, अगर आप ध्यान से देखो तो इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। तो पीडीएफ ले लीजिए, अपनी तैयारी बेहतर करिए। आज ही आगे बढ़ते हैं। अब जो है अपने पहले क्वेश्चन के साथ में शुरुआत करते हैं क्लास की। लेकिन इससे पहले कल हमने आपको एक क्वेश्चन फॉर यू दिया था, याद करिए। जो डेडली पॉइजन जो है साइनाइड होता है, उसका हमने आपसे केमिकल नेम पूछा था। तो साइनाइड का केमिकल नेम क्या होगा? प्रूसिक एसिड होगा। क्या होगा? साइनाइड का जो केमिकल नेम होता है वो प्रूसिक एसिड होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बिल्कुल ध्यान से करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? सिल्वर, लीड, टिन या जिंक? इनमें से किसका जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? याद रखना पड़ेगा आपको, एक बार पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ मैंने महापीडीएफ जो है 3.0 में दे रखा है, किसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, सारी चीजें हमने बता रखी हैं। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, देखो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट अगर आपको याद होगा तो 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है? 961.8 डिग्री सेल्सियस। लीड का कितना होता है? 327। लीड वाले जो बोलेंगे बहुत मार मारूंगा। ठीक है, जिन्होंने भी लीड कहा बहुत पीटूंगा। 327.5 डिग्री सेल्सियस। टिन का कितना होता है? 231.9 डिग्री सेल्सियस। और जिंक का कितना होता है बाबू? 419.5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम यहाँ पे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका दिखा रहा है? टिन का दिखा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? ओहो, देखो निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो एक चीज में आजकल जो है क्या हो रहा है ना, कि बाल वगैरह सर से झड़ जाते हैं। अगर आपने देखा होगा, ये सब के सब पानी के हार्डनेस की वजह से हो रहा है। जल्दी बाल झड़ जाते हैं कम उम्र में, ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये सब के सब पानी के हार्डनेस की वजह से हो रहा है। अब देखो, जो पानी का हार्डनेस होता है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वाटर का हार्डनेस बढ़ता जा रहा है। और अगर वाटर के हार्डनेस को अगर रिमूव करना हो, ठीक है, तो किसका यूज किया जाता है? किस चीज का यूज करके हम पानी के हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली? लाइम, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर? बहुत से नुकसान है, हार्डनेस ऑफ वाटर के बहुत सारे नुकसान है। तो फटाफट बताइए, हार्डनेस ऑफ वाटर किस चीज से रिमूव किया जा सकता है? दैट इज वॉशिंग सोडा से जो है हार्डनेस ऑफ वाटर जो है रिमूव होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉर इज ए यूनिट ऑफ डैश? पावर, एनर्जी, फोर्स या प्रेशर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से टार किसका यूनिट है? बहुत ही, देखो मैं एसआई यूनिट नहीं पूछ रहा हूं, बहुत मार मारूंगा। ठीक है, अगर किसी ने एसआई यूनिट का नाम लिया तो बहुत मार मारूंगा। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं टार इनमें से किसका यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं पूछ रहा हूं। देखो उस चीज का कई सारे जो है यूनिट है, जैसे टार हो गया, ठीक है, बार हो गया। ध्यान से सुनते जाना, अभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। टार हो गया, बार हो गया, एटम हो गया।
ठीक है, फिर पीएसआई हो गया, ये सारे के सारी यूनिट हैं। किसके हैं? पावर, एनर्जी, फोर्स या प्रेशर, किसके हैं बाबू? ये सब के सब प्रेशर के, किसके? प्रेशर के क्या है बाबू आपके? ये सब के सब यूनिट हैं, ठीक है। मतलब इन सारी चीजों में प्रेशर को हम दर्शा सकते हैं, और ऐसा यूनिट पूछेगा तो पास्कल बोलोगे, ठीक है। क्या बोलोगे? पास्कल बोलोगे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विंड एनर्जी कन्वर्ट डैश एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कह रहा है कि जो पवन चक्की होती है, आपने देखा होगा, ठीक है, जो टरबाइन होती है, जो पवन टरबाइन होती है, डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, केमिकल, काइनेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर। देखो क्या होता है ना, चलती हुई हवा से क्या होता है, वो जब हवा चलती है तो वो विंड के जो पत्तियां होती है टरबाइन्स की, वो पत्तियां मूव करती हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो वहां से एक मैकेनिकल पावर जनरेट होता है, फिर वो मैकेनिकल पावर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, जो उस पर वो लगा होता है, ठीक है, पीछे वो क्या होता है, घूमता है, फिर जो है बिजली क्या होती है, जनरेट होती है। तो याद रखना बाबू, हमेशा काइनेटिक एनर्जी, हवा में जो हवा चल रही है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना, जो विंड टरबाइन से क्वेश्चन घुमा के पूछता रहता है अक्सर जो है, ठीक है। तो हर तरीके से आपको दिमाग लगा के क्वेश्चन याद रखना पड़ेगा। तो याद रखना, विंड टरबाइन जो है काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम द हीट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। देखो जमीन के नीचे से जो एनर्जी निकाली जाती है, जो डिराइव की जाती है, ठीक है, उष्मा जो प्राप्त की जाती है पृथ्वी के, देखो सोलर एनर्जी तो होगा नहीं, सूर्य से मिलता है। टाइडल एनर्जी, जो टाइडल वेव्स होते हैं, जो समुद्र वगैरह में जो वेव आता है, ठीक है, जो वेव होता है टाइडल वेव्स होते हैं, उससे निकलता है, ठीक है। और जियोथर्मल एनर्जी या बायोगैस, बायोगैस भी नहीं होगा, क्या होगा, जियोथर्मल, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, भूमि के ताप से निकली हुई ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा उसको बोलते हैं, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन। इनमें से कौन सा तारा जो है सूर्य के सबसे निकट है? बाबू सूर्य भी तो हमारा एक तारा ही है, सूर्य भी तो एक तारा ही, एक स्टार ही है। तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा तारा जो है सूर्य के सबसे नजदीक है? चलो जी, बेटल गैस, डेनेफ, सीरियस या प्रॉक्सिमा सेंचुरी, कौन सा सबसे नजदीक है? सो दैट इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो ये स्टार है, ये हमारे सन के जो है सबसे नजदीक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया सारा ये क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन है। चलिए, हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली। ओ हो, शानदार क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। देखो स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, पता होना चाहिए प्रोपेन। देखो ANE, ठीक है, YNE और ENE, ये सब के सब पता होना चाहिए। देखो सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सब कुछ याद होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए जी, तो फटाफट जो है प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, फटाफट बताइए। प्रोपेन का सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, C3H8, है ना। ANE दिया गया है, मतलब सिंगल बॉन्ड होगा, तो 3 कार्बन रख लो, ठीक है, 3 कार्बन रख लिए, और हर एक 3 कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। जरा काउंट करो, तो जरा काउंट करिए कितने हाइड्रोजन हुए, 3 3 6 6 2 8, तो C3H8 आपकी टोटल कितने हो गए, टोटल 3 कार्बन हुए और 8 हाइड्रोजन हुए, ठीक है। याद रखिएगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 हुए और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हुए, 8 हुए। सो प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन 3 एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे निचली परत है? देखो जितने भी 3-4 परत हैं वायुमंडल के, सब याद कर लो, चाहे वो ट्रोपोस्फियर हो, थर्मोस्फियर, मेग्जोस्फियर हो या एक्सोस्फियर, कौन किस लेयर पे आता है सारा याद करके रखो। एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके जो है जो अर्थ का एटमॉस्फियर का जो लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन 100% लिख के देता हूं, एक क्वेश्चन रहेगा यहीं से। देखो क्या होता है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स आप मिस कर देते हो और फिर एग्जाम में जब बैठते हो तो क्या होता है, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। तो जितने भी लेयर है, कौन सा लेयर किस जो है उसमें पाया जाता है, सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सा है, सबसे लोअर मोस्ट लेयर कौन सा है, ठीक है। साथ ही में जो है, जो हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो किस लेयर में छोड़े जाते हैं, एरोप्लेन वगैरह किस लेयर में उड़ता है, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर का जो लोअर मोस्ट लेयर है वो कौन सा है मेरे बाबू, दैट इज ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, क्षोभमंडल बोलते हैं। हिंदी में कई सारे नाम है, क्षोभमंडल, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, कई सारे नाम है, ठीक है। चलिए जी, ये चारों आपने देख ही लिया लेयर। तो जो ट्रोपोस्फियर है आपका, क्षोभमंडल जो है, वो हमारे एटमॉस्फियर का सॉरी, वो सबसे लोअर मोस्ट लेयर होता है। चलिए, सबसे निचला जो है आपका क्या होता है, परत होता है। अगला क्वेश्चन,
विच हार्मोन लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट ड्यूरिंग सकिंग। ओहो, शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है हार्मोन, ठीक है, एक माँ के जो मतलब जो आप एक कह सकते हो मैमल, मैमल में मतलब जो है जो वुमेन्स भी आ जाएंगे आपकी कैटेगरी के, मैन में जो वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो मतलब मैमल्स के ब्रेस्ट में जो दूध आता है सक करने पे, ठीक है, तो वो स्तनपान जब एक महिला स्तनपान कराती है तो उस तक जब बेबी जो है मिल्क सकिंग करता है, जो है ब्रेस्ट सकिंग करता है, तो उसमें से दूध जो है किस हार्मोन के वजह से आता है, किस हार्मोन के कारण आता है, किस हार्मोन के कारण दूध स्तनपान करते समय स्तन से बाहर जो है दूध निकलता है, बताइए। ऑक्सीटोसिन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, एस्ट्रोजन होता है, या प्रोजेस्टेरॉन होता है? कौन सा होता है बाबू? ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है। कौन सा हार्मोन की वजह से दूध जो है बनता है आपका, बाहर आता है जब बेबी सक करता है? दैट इज ऑक्सीटोसिन, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? ओहो, शानदार क्वेश्चन है। अब देखो देखो एक चीज और याद रख लेना, आरबीसी का जीवन काल और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, इनमें से किसी एक का जीवन काल हमेशा पूछता रहता है, ठीक है, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि एक आरबीसी सेल का जो जीवन काल कितना होता है और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, ठीक है। चलिए, विच सेल इन आवर बॉडी आर पॉपुलरली कॉल्ड सोल्जर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी? देखो रेड ब्लड सेल्स तो होगा नहीं, ठीक है, बेसोफिल्स भी नहीं होगा, एसिनोफिल्स भी नहीं होगा, दैट इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। व्हाइट ब्लड जो सेल्स होते हैं इसको मानव शरीर के सैनिक कहे जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जितने भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन हो, उससे रिलेटेड कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे शरीर में जाता है तो उस बीमारी के, ठीक है, उस इंफेक्शन या उस बीमारी के जो है बैक्टीरिया या वायरस से ये व्हाइट ब्लड सेल्स लड़ने का काम करते हैं, ठीक है, शरीर के बचाव का काम करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए इनको मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है। और एक चीज और बता देता हूं, जब शरीर में कोई भी इंफेक्शन होता है या कोई भी डिजीज होती है ना, तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अपने आप जो है क्या है, अधिक मात्रा में डब्ल्यूबीसी सेल्स बनते हैं हमारे शरीर में। क्यों? क्योंकि अधिक से अधिक सेल्स रहेंगे तो उस बीमारी से जल्दी ज्यादा कम से कम समय में लड़ सकेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, डब्ल्यूबीसी सेल्स अधिक बनने शुरू हो जाते हैं शरीर में जब किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या फिर कोई बीमारी जब शरीर के अंदर होती है, तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखिएगा, व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि जब शरीर में कोई डिजीज या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो कौन से सेल का जो है प्रोडक्शन जो है अपने आप जो है शरीर अधिक मात्रा में करने लगती है? तो याद रखिएगा कौन से सेल्स का प्रोडक्शन अधिक मात्रा में होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल? देखो लेस रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, इसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता रहता है, और पढ़ लेना, ठीक है। फिर और के साथ में मिश्र धातु जो होते हैं, एल जो होते हैं, वो भी पढ़ लेना। ये सारे के सारे छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जहां से आपके 2 नंबर 3 नंबर एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही टॉपिक्स को क्या होता है कि बच्चा जो है खूब बड़ा बड़ा थ्योरी पढ़ के जाएगा, बड़े बड़े लाज पढ़ के जाएगा, और पता चलेगा छोटे छोटे जो है आपके टॉपिक से क्वेश्चन उठा दिया, बच्चा एग्जाम में मुंह लटका के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहता हूं कि हर टॉपिक्स को कवर करते हुए चलो। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव जरूर पढ़ लेना एक बार सारे मेटल्स का। चलिए जी, इनमें से पूछा है, इनमें से, ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है? कैल्शियम, कॉपर, आयरन, जिंक, फटाफट बताइए। तो बाबू कैल्शियम के आगे कोई बोल सकता है क्या? है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इन चारों में से सबसे रिएक्टिव अगर कोई मेटल है वो आपका कैल्शियम है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रस्ट नीड्स 3 कंपोनेंट टू आकर। देखो जो जंग लगती है, ठीक है, वो 3 घटकों की आवश्यकता होती है, 3 चीजों की आवश्यकता होती है जंग लगने के लिए। कौन कौन सी चीजें हैं वो? स्टील पे नहीं लगता है, आयरन और ऑक्सीजन, ये गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बी है आयरन, हाँ आयरन पे जंग लगता है। ऑक्सीजन, बिल्कुल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मॉइस्चर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही आपका सही हो गया, ठीक है। ध्यान से करोगे क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़ो क्या पूछ रहा है, फिर उसका आंसर ध्यान से पढ़ो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा अगर आप पढ़े हो वो चीज, ठीक है। देखो लोहे पे जंग लगती है, दूसरा चीज ऑक्सीजन और मॉइस्चर की जरूरत पड़ती है रस्ट लगने के लिए, ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मत करिएगा। एक बार क्लास को फटाफट सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग एक बार क्लास को फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल? ये तो हमेशा पूछता रहता है ये क्वेश्चन, खास के एयरफोर्स में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, नॉन टेक्निकल वाले में। चलिए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन एप्पल
एप्पल में कौन सी एसिड पाई जाती है? नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, मैलिक या फॉर्मिक? देखो मैलिक एसिड पाई जाती है, मैलिक एसिड जो है एप्पल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? ये लो वही कल वाला आ गया। अब देखो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन को जो है कैप्चर कौन करता है ब्लड के अंदर? जो है बताइए, कल ही बताया था हेमोग्लोबिन कैप्चर करता है। अब होता क्या है, इनमें से जो गाड़ियां चलती है ना सड़कों पे, आप देख रहे हो डेली जो गाड़ियां चले उनमें से एक गैस निकलती है सीओ। किन किन को नाम उसका केमिकल नेम याद है सीओ का? इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, इसको बोलते हैं स्लो पॉइजन गैस। ठीक है, ये स्लो पॉइजन, स्लो मतलब जो है धीमी गति में शरीर को दी जाने वाली एक जहर है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। किस तरह से काम करता है? देखो होता क्या है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर जो हेमोग्लोबिन है, ठीक है, उसको क्या है कम करता है। जब हम कंज्यूम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड डेली, गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के तौर पे, जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो धीरे धीरे करके क्या होता है, वो हेमोग्लोबिन को जो है कम करता है शरीर के। और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, हेमोग्लोबिन कैप्चर ही नहीं कर पाता, ब्लड भी क्या है, वो ऑक्सीजन जो कैरी करता है कैपेसिटी होती है उसकी कम हो जाती है। और क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि आदमी की मृत्यु हो जाती है अगर ज्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड वो डेली जो है कंज्यूम कर रहा है। तो ठीक है, तो याद रखना विच ऑफ द गैस रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड? निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमताओं को कम कर देती है? डेट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर पूछता है किस गैस को स्लो पॉइजन कहा जाता है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश कोडिफाइड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इन्होंने जो है थर्मोडायनेमिक्स के पहले दो नियम दिए और फिर डेडिकेटेड दैट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज -273.15 डिग्री सेल्सियस। और इन्होंने ये भी बताया कि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब इसके आगे हम लोग कोई वैल्यू लेकर के नहीं चलते हैं माइनस में टेम्परेचर की, यही मैक्सिमम वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, 273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन्होंने ये वैल्यू दी थी। ही वॉज ऑनर्ड फॉर विच विद द नेम ऑफ द केल्विन टेम्परेचर स्केल? अब देखो इनको जो है ही वॉज ऑनर्ड फॉर दिस, और इसके लिए इन्हें जो है केल्विन टेम्परेचर स्केल के नाम से इन्हें ऑनर भी किया गया था। ठीक है, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। ठीक है, बताइए, रॉबर्ट हुक, विलियम क्रूक्स, लुइस एवरेज या विलियम थॉमसन केल्विन? देखो इन्होंने केल्विन टेम्परेचर स्केल का भी आविष्कार किया था, इसीलिए इनका नाम जो है ऑनर किया गया उसमें केल्विन टेम्परेचर में इनका नाम ऐड करके। तो सीधी सी बात है, विलियम थॉमसन केल्विन थे। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलेना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है, थर्मोडायनेमिक्स के पहले दो लॉज किसने दिए थे, और केल्विन टेम्परेचर का आविष्कार किसने किया था। तीन से चार चीजें हमने आपको बताई एक क्वेश्चन के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज एन ओर नेम्ड गैलेना? कह रहा है कि इनमें से किस मेटल के ओर का, ठीक है ध्यान से देख लेना, इनमें से किस मेटल के ओर का नाम गैलेना है? आयरन, लीड, कॉपर, निकल? बाबू लीड का है, गैलेना लीड के जो है ओर को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब ओर जो होता है वो कच्ची धातु होती है और उससे बाद में जो है क्या है, जब उससे मतलब वो उस प्रोसेस से होकर के गुजरता है तब जाकर के उससे शुद्ध जो है धातु प्राप्त होती है। तो गैलेना क्या है, इसकी कच्ची धातु है लीड की। ठीक है, याद रखिएगा शीशे की। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गलत मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? कह रहा है कि इनमें से सबसे उच्चतम आवृत्ति वाले विद्युत चुंबकीय तरंगे आपको बताना है। इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज? गलत मत करना, बताइए। देखो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक संबंध होता है, आगे चल के वो संबंध मैं बताऊंगा तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रो, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इनमें से कौन से हैं? ध्यान से, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं जो गामा रेज होते हैं, ठीक है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, याद रखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following activities by Benjamin Franklin led him to gain a better understanding of lightning and eventually to the invention of the lighting rod? अब लाइटिंग रॉड क्या होता है देखना, अगर आप ध्यान से, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर जो चिमनी वगैरह होती है जिसमें आग जो है, जिसमें सॉरी ईंट पकाई जाती है, उसके ऊपर एक जो छड़ लगी होती है ऐसे त्रिशूल की तरह, है ना, आपने देखा होगा। ये कॉपर की रॉड होती है। ठीक है, तो इसका इन्वेंशन जो है, लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था।
अब ये देखो ये लाइटनिंग रॉड होता क्या है, जब कभी बिजली वगैरह गिरती है किसी छत के ऊपर या फिर जैसे मान लो कोई चिमनी वगैरह है, ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो रॉड होती है पूरे नीचे तक जाती है, ठीक है, जो छत के ऊपर लगी होती है या फिर चिमनी के ऊपर। जब ये गिरता है ना, जब बिजली गिरती है तो ये इस बिजली को अपने तरफ खींचती है और उस रॉड के सहारे जमीन के नीचे तक जो है क्या है, उस लाइटनिंग जो है, उस लाइटनिंग को, ठीक है, उस बिजली को नीचे तक जमीन तक जो है पहुंचा देती है और फिर क्या होता है, कोई क्षति नहीं होती है। तो इस लाइटनिंग रॉड का इन्वेंशन किसने किया था बाबू, ये किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये पूछ रहा है कि ये कौन सी एक्टिविटी, ऐसी कौन सी इनके साथ घटना हुई थी, किस गतिविधि की वजह से इन्होंने लाइटनिंग रॉड को अच्छी तरीके से जो है समझा, अंडरस्टैंड किया और उसका जो है क्या है आविष्कार किया। ये देखो ये तब हुआ था ना, इन्होंने ये फ्लाइंग काइट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, फ्लाइंग काइट हो जाएगा। ये पतंग उड़ा रहे थे, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है ये चीज। ये क्या हुआ कि एक बार मौसम खराब था, खूब तेज आंधी जो है चल रही, आंधी आ रही थी, हवाएं चल रही थी, बरसात होने वाली थी, बिजली कड़क रही थी और उसी में ये क्या है पतंग उड़ा रहे थे, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, आप भी जब पतंग उड़ाते थे तो पतंग की जो धागा होता है पतंग का, ठीक है, जिससे हम लोग पतंग उड़ाते हैं, उसके सहारे हम लोग एक चिट्ठी भेजते हैं पतंग तक। तो ये भी जो है उसी तरह जो है चिट्ठी भेज रहे थे। फिर इनके दिमाग में ये चीज स्ट्राइक किया कि अगर जैसे हम लोग जो है ये धागे के रास्ते जैसे चिट्ठी भेज रहे हैं, वैसे ही अगर बिजली गिरती है किसी चीज के ऊपर तो क्यों ना कोई ऐसी चीज हो जिसके सहारे वो नीचे तक आ जाए और बाकी की चीजों को क्षति ना पहुंचा पाए, ठीक है। उसी के वही चीज जो है, वही एक्टिविटी जो इन्होंने सोचा और वो बाद में लाइटिंग रॉड का जो है आविष्कार कर पाए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फ्लाइंग ए काइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट दैट गिव्स ह्यूमन स्किन हेयर एंड आईज देयर कलर इज कॉल्ड। कह रहे देखो अगर आपने ध्यान से देखा होगा कई लोगों के जो है स्किन के कलर्स, कोई ज्यादा जो है सांवला होगा, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, ठीक है, किसी के जो है स्किन कलर जो है पीलापन होता है थोड़ा, किसी की आंखों, अगर आंखें आप ध्यान से देखो किसी की आंखें ब्लैक होती हैं, किसी की भूली होती हैं, है ना। वैसे ही जो है हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, सारे जो कलर्स होते हैं ये हमारी बॉडी में एक पिगमेंट बनता है, ठीक है। ये सारे पिगमेंट उस पिगमेंट की वजह से होता है। उस पिगमेंट को क्या बोलते हैं, एलिजेरिन, मेलानिन या फिर क्विनाक्रिडोन या फिर फ्लाथोसाइनिन, क्या क्या नाम है उसका बाबू, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हमेशा पूछता है, डेट इज मेलानिन। ये मेलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। हमारे ह्यूमन स्किन का कलर हो गया, हेयर का कलर हो गया, हमारी आंखों का कलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड। कह रहा है कि हमारी पृथ्वी का जो सबसे सॉलिड हार्ड जो टॉप लेयर है क्रस्ट, उसको किस नाम से जानते हैं, मेंटल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, किस नाम से क्रस्ट को और किस नाम से जानते हैं बाबू। जो हमारा पृथ्वी का ऊपरा जो ऊपरी लेयर है, सॉरी, जो टॉप लेयर है, जो सबसे कठोर हार्ड लेयर होता है, उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, डेट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो अगर क्लास मजा आ रहा है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, क्वेश्चन फॉर यू भी इस क्लास का करके जाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, महापीडीएफ 3.2 बाबू सेक्शन 1 के लिए ये बुक जरूर ले लीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिए, मात्र 100 रुपए की बुक है, आपको सेक्शन 1 क्लियर करा के देगी। 45 प्लस मार्क्स आपको कहीं नहीं जाने वाले हैं, आपके 45 प्लस मार्क्स फिक्स है इस किताब को पढ़ने के बाद। द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, अब देखो कल ही मैंने बताया था रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था भाई साहब, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी और हेनरी बैक्वेरेल। तीनों लोगों का नाम याद रखना, ज्यादातर जो है रेडियो एक्टिविटी मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी सबको पता है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में हेनरी बैक्वेरेल के नाम से पूछता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, रेडियो एक्टिविटी का जो है किसने वो मतलब ला दिया था, हेनरी बैक्वेरेल ने, ठीक है। ज्यादातर उन्हीं का नाम आता है, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी तीन लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट पूछ लेता है, एम्पियर, बैक्वेरेल, कोबाल्ट और डेसिबल, देखो उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है बैक्वेरेल, ठीक है, याद रखना। तो एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी के क्या होता है, बैक्वेरेल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए जी। दी ऑडिबल रेंज ऑफ द साउंड फॉर एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग इज, कह रहा है औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा आपको बतानी है, 20 हर्टेज से लेकर के 2000 हर्टेज, या 2 हर्टेज से लेकर के 2000 हर्टेज, या 2 हर्टेज से 20,000 हर्टेज, या 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज तक, बताइए कितना होता है। गलत मत करिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड एन एवरेज एडल्ट ह्यूमन बीइंग के लिए 20 से लेकर के 20,000 हर्टेज तक के साउंड को हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा 20 हर्टेज से 20,000 हर्टेज तक के जो है जो हमारे ये साउंड रेंजेज होते हैं हमारे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
दैट इज, ध्यान से करिएगा, द अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ द सन इज इतना टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये पढ़ा चुका हूं मैं डिटेल क्लास में साइंस के। कह रहा है कि जो सूर्य का अप्रोक्सीमेट अनुमानित जो व्यास है वो सूर्य के कितना गुना है, 92 गुना, 146 गुना, 123 गुना, 109 गुना। कितना गुना है? 109 गुना। एग्जाम में हमेशा आता रहता है ये, ठीक है, याद रखना। सूर्य का जो अनुमानित व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है, ठीक है, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर द साउंड वेव्स व्हिच हैव फ्रीक्वेंसीज। कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स ऐसे साउंड वेव्स होते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? हायर देन 40 किलो हर्ट्ज से अधिक, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले, या 50 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले, या 30 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले। गलत मत करेगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो ये 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक वाले साउंड वेव्स को क्या बोलते हैं? दैट आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स, ठीक है, याद रखिएगा। वही जो बैट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो छोड़ती है रात के समय। चलिए, डैश इज वन ऑफ द लिक्विड्स कॉमनली यूज्ड इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। कि लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर जो होता है इनमें से किस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स में? लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन, अल्कोहल या वाटर। गलत मत करिएगा। तरल इन ग्लास थर्मामीटर, लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स में किस लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है? दैट इज एल्कोहल बाबू। किसका इस्तेमाल होता है? एल्कोहल का इस्तेमाल होता है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर्स में। एग्जाम में पूछा जाएगा, गलत मत करिएगा। When pressure is applied to a fluid, the pressure changes is transmitted to every part of the fluid without any loss. Which of the following laws explains this phenomena? ओहो, शानदार क्वेश्चन है। अगर आपने ये लॉ पढ़ा होगा तो आसानी से कर लोगे। देखो ये पास्कल्स लॉ है। क्या है? पास्कल्स लॉ है, ध्यान से करना। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? कह रहा है कि जब किसी लिक्विड के या फ्लूइड के, एक ही चीज हुआ, लिक्विड या फ्लूइड एक ही चीज हुआ, ठीक है, जब किसी फ्लूइड के, जैसे मान लो कोई फ्लूइड है, उसके अगर किसी एक कॉर्नर पे अगर कोई प्रेशर लगाया जाता है तो उस फ्लूइड के हर एक कॉर्नर पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहता है आपका पास्कल्स लॉ, ठीक है। किसी अगर फ्लूइड के एक कॉर्नर पे, एक जगह पे अगर कोई प्रेशर लगाया गया, वो प्रेशर जो है लिक्विड के उस फ्लूइड के हर एक पार्ट में एक बराबर, ठीक है, याद रखिएगा, बिना किसी लॉस के एक बराबर प्रेशर ट्रांसमिट होगा। तो ये आपका पास्कल्स लॉ कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल टू पेट्रोल। शानदार क्वेश्चन है, ये भी गलत मत करिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ईंधन का जो उष्मीय मान है, कैलोरीफिक वैल्यू है, वो पेट्रोल के बराबर होता है? एलपीजी, मीथेन, केरोसिन या सीएनजी। अरे केरोसिन का पढ़ा चुका हूं मैं आपको। केरोसिन का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो नियर अबाउट जो है किसके बराबर होता है? उसके जो है पेट्रोल के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा केरोसिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कास्ट एक्सप्लोजन इन कोयल माइंस। कह रहे हैं इनमें से किस गैस की वजह से कोयल माइंस, जो कोयले की खदानें होती हैं, उसमें एक्सप्लोजन होता है। अच्छा, आप लोग अखबार में हमेशा न्यूज पढ़ते रहते होंगे कि कोयले में हुए धमाके की वजह से जो है इतने लोगों की मौत हुई, इतने लोगों की मौत हुई। तो ये कोयले में धमाके होते कैसे हैं? किस गैस की वजह से होते हैं? कौन सा गैस निकलती है जिसके कारण कोयले में ये धमाके होते हैं? बुटेन, नाइट्रोजन, मीथेन या कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा होता है बताइए? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए बाबू। मीथेन गैस होता है, और मैं आपको बार बार बता चुका हूं मीथेन गैस बहुत ही फ्लेमेबल गैस होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होता है लेकिन फ्लेमेबल गैस होता है मीथेन गैस। ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गन मेटल इज एन एलो ऑफ। कह रहा है कि गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कॉपर, आयरन, निकल। गन मेटल क्या होता है आपको पता है? जिससे बंदूक तैयार की जाती है, जो गन मेटल होता है, तो ये एक शुद्ध मेटल से नहीं तैयार किया जाता है, ये एक मिश्र धातु होती है, कई धातुओं को मिलाकर के तैयार किया जाता है। ये किसका एले होता है बताइए? कॉपर, आयरन, निकल, कॉपर लीड सिल्वर, कॉपर जिंक लीड या कॉपर टिन जिंक। किसका होता है? डेट इज ऑफ कॉपर, टिन और जिंक मिला करके बनाया जाता है गन मेटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फाउंड इन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। शानदार क्वेश्चन। कह रहे पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है? क्लोरीन, आर्सेनिक, आयरन, फ्लोरीन। अब जितने लोग क्लोरीन कहेंगे बहुत मार मारूंगा दौड़ा के, ठीक है। क्लोरीन नहीं होगा बाबू, क्लोरीन से तो पानी साफ भी किया जाता है कई बार, ठीक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, कभी कभी कुओं वगैरह में जो है सफाई के लिए क्लोरीन डाला जाता है, तो क्लोरीन नहीं होगा, आर्सेनिक होता है, ठीक है। तो पानी में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से जो ये तत्व है
आर्सेनिक, ये कभी कभी कैंसर का जो है जिम्मेदार होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फॉर यू है, ये आपके लिए दे रहा हूं मैं, सभी को, जितने भी लोग देख रहे हैं कोई भी शर्माएगा नहीं, सबको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, इनमें से किस एलिमेंट की डेंसिटी सबसे अधिक होती है, घनत्व तो सबसे अधिक होता है। अब घनत्व तो अधिक होगा तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज पानी में डूब जाएगा, ठीक है, उस पर तैरेगा नहीं पानी के ऊपर। तो फ्लोरीन, टंगस्टन, हाइड्रोजन या ऑस्मियम, इनमें से किसका जो है डेंसिटी अधिक होता है, घनत्व अधिक होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका, सभी को कमेंट करके बताना है। और फटाफट एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, एक लाइक, सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक जरूर करके जाइएगा। और अगर अभी तक महापीडीएफ 3.0 नहीं लिए हो बाबू, तो इस नंबर पे 9795111812 पे व्हाट्सएप करके महापीडीएफ जरूर ले लीजिए। एक बार फिर से महापीडीएफ दिखा देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, यही है आपकी महापीडीएफ 3.0, ठीक है। सभी पांचों सब्जेक्ट के बेस्ट प्रैक्टिस सेट है सेक्शन 1 के, और टॉप एग्जाम क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस के साथ में यहाँ पे अवेलेबल है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, मात्र 100 रुपए का पेमेंट करना है, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।